आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं डॉक्टर विनीत शर्मा। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे शक्ति का सामाजिक ढांचा। पिछले वीडियो में हमने शक्ति का संस्थागत ढांचा पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे सामाजिक ढांचा, जिसके अंतर्गत पिछले वीडियो में हमने विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का परीक्षण किया था। किंतु राजनीतिक संस्थाओं और संवैधानिक निकायों का कानूनी अध्ययन ही पर्याप्त नहीं है। विद्यार्थियों, रिचर्ड रोज है, वो कहते हैं कि यदि किसी देश की राजनीति का अध्ययन करना है तो सिर्फ औपचारिक सरकारी संस्थाओं के अध्ययन से ही काम नहीं चलेगा, क्योंकि सरकारें व्यक्तियों से जुदा नहीं की जा सकती। शासन को व्यक्ति ही चलाते हैं और कोई भी व्यक्ति अपने सामाजिक परिवेश से अलग रहकर काम नहीं कर सकता। अर्थात जो हमने बात करी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की, इन शक्तियों को, इन ढांचे को या इन व्यवस्थाओं को चलाने के लिए व्यक्ति ही सर्वोच्च होता है। व्यक्तियों के द्वारा ही चलती है और व्यक्ति सामाजिक बंधनों से या सामाजिक परिवेश से बंधा हुआ होता है। वास्तव में राजनीतिक व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था का ही अंग है और इसलिए दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। सामाजिक व्यवस्था राजनीतिक व शक्ति का स्वरूप निर्धारित करती है और राजनीति सामाजिक जीवन को प्रभावित करती है। सामाजिक ढांचे के अंतर्गत बहुत से तथ्यों की चर्चा की जा सकती है, जैसे कि देश की ऐतिहासिक परंपराएं, जनसंख्या, जाति प्रथा, धार्मिक भिन्नताएं, भाषाई समूह, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक सत्ता में महिलाओं की भागीदारी। यहाँ हम सिर्फ 3 तत्वों का विस्तार से चर्चा करेंगे: जाति भेद, वर्गीय भेद और पितृसत्तात्मक ढांचा, यानी कि पुरुष प्रधान ढांचा। विद्यार्थियों, सबसे पहले हम बात करते हैं जाति प्रथा तथा भारत में जातीय राजनीति की। भारतीय समाज हजारों जातियों और उपजातियों में बटा हुआ है, विभाजित है। न केवल हिंदू बल्कि भारतीय मुसलमान भी अनेक जातियों में विभाजित है। कोई खास प्रदेश ही नहीं, सारा भारत ही जातिवादी है और आज से नहीं, सदियों से बना हुआ है। कभी इस देश में जातियों का विभाजन मनुष्यों के गुण और कर्म के आधार पर हुआ करता था, पर आज जो स्थिति है और जो वास्तव में सदियों से है, उसे देखते हुए यह नहीं लगता कि लोग आसानी से अपना वर्ण या जाति बदल लेते होंगे। जाति का निर्धारण, जैसे कि इन शब्दों में हम कर सकते हैं, जन्म से ही होता है। इस धरती पर जन्म लेने वाला हर मनुष्य भारतवासी बाद में होता है। पहले ब्राह्मण होता है, बनिया होता है, ठाकुर होता है, पिछड़ा होता है, दलित सबसे पहले होता है। इधर बदलाव तेजी से आया। अन्यथा भारत के किस नागरिक ने क्या पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना है, यह सब उसके पैदा होते ही तय हो जाया करता था। समाज में कौन ऊंचा है, कौन नीचा है, किसका रुतबा क्या है, कितना, इसका फैसला शिक्षा और योग्यता से कम और व्यक्ति की जाति से ज्यादा होता रहा है। जाति प्रथा भारत से बाहर मिस्र में भी थी और यूनान में भी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के शब्दों में हम देखें तो यूरोप में भी वर्ग और जाति का झूला डोलता रहा है। भारत में अत्यंत प्राचीन काल से समाज को जिन 4 वर्णों में विभाजित किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उसमें आपसी विद्वेष और अलगाववाद नहीं था। वेदों से सैकड़ों मंत्र श्रम की प्रशंसा करते हैं। भारत में देवता भी हल जोतते थे, ऋषि भी पीछे नहीं थे। वर्ण जाति नहीं, वर्ग थे। विश्व के अन्य समाजों की ही भांति भारतीय समाज भी वर्गों में विभक्त था। बाद में वर्ग जाति बन गए। शूद्रों को अन्य वर्गों की सेवा के अलावा उन कामों के लिए भी बाध्य किया गया जो गंदे या निकृष्ट माने जाते थे, जैसे कि मृत जानवरों को उठाना, उनकी खाल उतारना, सफाई करना इत्यादि। ग्रामीण भारत में दलित समाज। भारत में शूद्रों को सिर्फ नाम मात्र की मजदूरी मिलती थी। वे शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक उन्नति के अवसरों से वंचित रहते थे। दलित समाज धीरे धीरे अछूत समाज में रूपांतरित होते चला गया। जब कोई समाज संसाधन विहीन हो तो वह शक्ति या सत्ता संपन्न कैसे हो सकता है। विद्यार्थियों, दलित वर्ग का अधिकांश हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में रहता था। आज भी वही स्थिति विद्यमान है। गांवों में जमीन ही मुख्य आर्थिक संसाधन है। इस देश का यह दुर्भाग्य रहा है विद्यार्थियों कि दलितों से खेतों पर काम तो करवाया जाता था, पर वे उस जमीन के मालिक नहीं बन पाए। दलित वर्ग भूमिहीन था और जिन लोगों ने कभी मिट्टी नहीं छुई, वे जमीन के मालिक बन बैठे। इसलिए सारे विशेषाधिकार धनाढ्य लोगों के पास चले गए। भारत के कई हिस्से, विशेषकर उत्तर प्रदेश, बिहार से ज्यादातर भूस्वामी पिछड़ी जातियों के हैं। इसलिए ग्रामीण इलाकों में दलितों का संघर्ष सिर्फ ऊंची जाति वालों से ही नहीं, पिछड़ी जाति के लोगों से भी रहा है। दलितों की दयनीय दशा को सुधारने के प्रयास शुरू से ही होते रहे हैं।
मध्य युग में संत कबीर, गुरु रविदास, गुरु नानक देव और स्वामी दयानंद ने इस दृष्टि से बड़ा महान कार्य किया। गुरु नानक देव जी ने जात पात और छुआछूत से विहीन, वर्ण विहीन समाज का संदेश दिया था और स्वामी दयानंद के अछूतोद्धार विचारों का देश के कई भागों, विशेषकर पंजाब पर भी भारी असर पड़ा। महाराष्ट्र में ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी सावित्री बाई फूले ने दलितों के लिए शिक्षा और सामाजिक प्रगति का आंदोलन भी चलाया। बाद में डॉक्टर अंबेडकर ने इस आंदोलन की बागडोर संभाली। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश में सामंती व्यवस्था की जड़ें काफी गहरी थी। लेकिन जब डॉक्टर अंबेडकर ने जाति व्यवस्था के खिलाफ अभियान चलाया तो उत्तर प्रदेश व देश के कई प्रदेशों के दलितों ने उनका साथ भी दिया। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र दर्शाया गया है। भीमराव अंबेडकर का जन्म अस्पृश्य मानी जाने वाली यानी अछूत मानी जाने वाली महार जाति में हुआ था। फिर भी उन्होंने इस देश के दलितों को ही नहीं, समूचे भारतीय जनमानस को जिस ढंग से झकझोरा उसकी कोई मिसाल नहीं है। कोई व्यक्ति किस जाति या कुल में जन्म लेता है यह उसके वश में नहीं होता है, पर पुरुषार्थ द्वारा वह क्या बन जाता है यह पूर्णतया उसके हाथ की बात होती है। सत्ता में भागीदारी का प्रश्न। 20वीं शताब्दी में दलितों के लिए सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित कराने की दृष्टि से सबसे ज्यादा काम महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर और रामास्वामी नायकर ने किया। गांधी द्वारा प्रतिपादित सर्वोदय का अर्थ है समाज के प्रत्येक सदस्य का मंगल या कल्याण करना। अहिंसा का पुजारी जो सर्वभूत हिताय यानी सबके अधिकतम हित के लिए प्रयत्न करेगा। डॉक्टर अंबेडकर को सामाजिक न्याय के लिए लड़ने वाले बेजोड़ योद्धा के रूप में भी याद किया जाता है। लंदन में आयोजित पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस 1930 में अंबेडकर ने अनेक मांगे पेश की, जैसे कि अछूतों अर्थात दलितों के लिए समान मानवीय अधिकार, विधान सभाओं और सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व तथा उनके हितों की देखभाल के लिए एक पृथक सरकारी विभाग की स्थापना। अपने इस अभियान को सफलता का बाना पहनाने के लिए 1936 में उन्होंने इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी की स्थापना करी। भारत के इतिहास में दलितों द्वारा बनाई गई ये पहली राजनीतिक पार्टी थी और डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों को विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व दिलाया, राजनीतिक अधिकार सुलभ कराए और संविधान में आरक्षण जैसे प्रावधानों के माध्यम से उच्च राजनीतिक पदों पर पहुंचने का उनका मार्ग भी प्रशस्त किया। भारत में जातीय राजनीति, संस्थागत तथा सामाजिक सत्ता संरचना में बदलाव। विद्यार्थियों, संविधान द्वारा सभी बालिग लोगों को यह अधिकार मिला कि संसद सदस्यों या विधायकों का चुनाव करें। साथ ही अनुसूचित जातियों यानी दलितों और जनजातियों के लिए संसद, विधानमंडलों और नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था भी की गई। भारतीय राजनीति के संदर्भ में प्राय हम जातीय राजनीति की चर्चा किया करते हैं। इससे न केवल राजनीतिक संस्थाओं, संसद, विधानमंडल और कार्यपालिका भी प्रभावित हुई। रजनी कोठारी ने कहा कि जिसे हम राजनीति में जातिवाद के नाम से पुकारते हैं वह वास्तव में जाति का राजनीतिकरण है। यह हम जातीय राजनीति के विभिन्न चरणों की विस्तार से समीक्षा करेंगे। विद्यार्थियों, जातीय राजनीति का प्रथम चरण। जातीय राजनीति का प्रथम चरण आजादी के बाद राजनीतिक सत्ता की होड़ सवर्ण जातियों के बीच थी। राजनीति और अर्थव्यवस्था पर सवर्ण जाति हावी थी और सभी को यह स्थिति बिल्कुल स्वाभाविक नजर आ रही थी। इन जातियों के लोग अपेक्षाकृत ज्यादा पढ़े लिखे, ज्यादा प्रभावी और ज्यादा खुशहाल भी थे। सदियों से सत्ता के सारे स्रोत उन्हीं के हाथों में थे। इस प्रकार बिहार में कायस्थ और ठाकुर, राजस्थान में राजपूत और जाट, आंध्र में केम्मा और रेड्डी तथा मद्रास यानी तमिलनाडु में ब्राह्मण प्रशासनिक और राजनीतिक सूत्रों का संचालन कर रहे थे। उन दिनों पिछड़ी जातियों और दलित सत्ता में भागीदारी नहीं मांग रहे थे क्योंकि उन्हें अपने राजनीतिक अस्तित्व का एहसास भी नहीं था। इसका न उन्हें कोई प्रशिक्षण मिला था और न ही सत्ता प्राप्ति के साधन उन्हें उपलब्ध थे। जातीय राजनीति का दूसरा चरण देखें हम तो उसके बाद जातीय राजनीति का दूसरा चरण शुरू होता है। अब एक ही जाति के विभिन्न नेताओं के बीच प्रतिस्पर्धा होने लगी थी। बिरादरी के अंदर गुटबाजी शुरू हो चुकी थी। हर गुट के नेता ने अपनी बिरादरी से बाहर के लोगों का सहयोग पाने की कोशिश करनी शुरू कर दी। इस दूसरे चरण में प्रतिस्पर्धी नेताओं ने नीचे की बिरादरियों को अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। उन जातियों का सहयोग पाने की कोशिश की गई जिन्हें अब तक सत्ता से वंचित रखा गया था।
सतह के नीचे दबे पड़े पिछड़े लोगों को धीरे धीरे अपनी सत्ता का एहसास होने लगा और अब उनमें भी सत्ता में भागीदारी बनने की चाह जाग उठी। इस चाह की सशक्त अभिव्यक्ति 1967 में तब हुई जब तमिलनाडु में डीएमके ने उल्लेखनीय सफलता हासिल करी और अन्नादुराय वहां के मुख्यमंत्री बन गए। डीएमके यानी द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम का सिद्ध ब्राह्मणवाद हिंदी और उत्तरी भारत के विरोध पर कायम था। इस पार्टी का उद्देश्य छुआछूत और जातीय बंधनों को मिटाना था। बाद में दक्षिण भारत के अन्य राज्यों में भी यह अभियान चलाया गया। पिछड़ों और दलितों को सत्ता में लाया गया। धीरे धीरे दलित राजनीति ने उत्तरी भारत को अपने दायरे में लाना शुरू कर दिया। दलितों के राजनीतिकरण से उत्तरी भारत में कांग्रेस ने अपना एक टिकाऊ चुनावी आधार बना लिया था विद्यार्थियों, और एक तरफ वह ब्राह्मणों और सवर्णों यानी उच्च जातियों की पार्टी बनी रही। दूसरी ओर राजनीतिक मुद्दों को आर्थिक विकास और समाजवाद से जोड़ते हुए उसने दलितों को विश्वास अर्जित करना शुरू कर दिया। कांग्रेस ने सच्चे अर्थों में देश की एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी की छवि भी बनाए रखी। जाति, राजनीति, राष्ट्रीय विचारधारा का यह विजयी गठजोड़ लंबे अरसे तक चलता रहा और इसके जरिए कांग्रेस ने आजादी के बाद तकरीबन 30 वर्ष तक भारतीय राजनीति पर अपना वर्चस्व भी कायम रखा। तीसरा चरण जिसकी हम बात करते हैं 1990 के दशक से आगे की, शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में आरक्षण तथा लोकसभा और विधानसभा में सीटों के आरक्षण ने एक नई महत्वाकांक्षा को जन्म दिया। अब पिछड़ी और मंझली जातियां, कृषि, पशुपालन और उससे संबंधित कामों में संलग्न जातियों और दलितों में यह भाव जागा कि वे अपने वोटों का इस्तेमाल सवर्णों को कुर्सी पर बिठाने में क्यों करें। मंडल आयोग की सिफारिशें लागू हो जाने के बाद दलितों और पिछड़ी जाति के लोगों में अपनी संख्यात्मक शक्ति का एहसास बढ़ने लगा। अब राष्ट्रीय स्तर पर सवर्णों के दबदबे को गंभीर चुनौती मिलने शुरू हो चुकी थी। इसके दो महत्वपूर्ण परिणाम निकले। पहला, सामाजिक समूहों के बड़े बड़े वर्ग कांग्रेस को छोड़ते चले गए। दूसरा, दलितों ने, निचली जातियों और पिछड़े वर्गों ने अपने अलग अलग राजनीतिक दल का गठन शुरू कर दिया, जिनमें से कुछ काफी शक्तिशाली बन गए थे, जैसे कि बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, एकीकृत, मुलायम सिंह के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, भाजपा और कम्युनिस्ट पार्टियां समेत सभी राष्ट्रीय दलों ने जातिवाद के सामने घुटने टेक दिए। इन्हें अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए दलितों और पिछड़े वर्गों के राजनीतिक संगठनों के साथ साठगांठ भी करनी पड़ी। बहुजन समाज पार्टी का उदय हुआ। बहुजन समाज पार्टी का उदय भारत में दलीय राजनीति और दलित पहचान का सर्वाधिक प्रभावी लक्षण रहा। 1981 में श्री काशीराम ने दलित शोषित समाज संघर्ष समिति की स्थापना की। 1984 में इसे बहुजन समाज पार्टी के नाम दिया गया और उन्होंने ये कहा कि देश की कुल आबादी में सबसे ज्यादा संख्या इन वर्गों की रहेगी: भूमिहीन, किसान, कारीगर, पिछड़ी जातियों, अनुसूचित जातियां और अल्पसंख्यक लोग। फिर भी देश का यह बहुजन समाज दूसरों पर आश्रित है और कष्ट उठा रहा है। शुरू में यह दल अलगाववादी था और उच्च जातियों, हिंदुओं से कोई संबंध नहीं रखता था। बाद में इसने अपनी रणनीति बदल दी और 2004 के चुनावों में पार्टी को लोकसभा में 16 सीटें प्राप्त हुई और 2007 में सुश्री मायावती पूर्ण बहुमत से, यहाँ देख सकते हैं, श्री काशीराम और सुश्री मायावती अपने प्रशंसकों का अभिवादन स्वीकार करते हुए पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन गई और 2009 में बसपा के 21 सांसद लोकसभा में पहुंचे और कई राजनीतिक विश्लेषकों का कहना था कि बसपा द्वारा अगड़ी और ऊंची जातियों को साथ लेकर चलने की प्रक्रिया भारतीय राजनीति में एक नया इतिहास रच सकती है। 2009 में बहुजन समाज पार्टी ने पूरे देश में उम्मीदवार खड़े करने का निश्चय किया और मुख्यमंत्री मायावती ने तो यहां तक कहा कि लोकसभा चुनावों के बाद सत्ता की मास्टर चाबी वह अपने हाथ में रखना चाहेंगी। पर इन चुनावों में बसपा को जबरदस्त झटका लगा। फिर भी यह मानना पड़ेगा कि बसपा के उद्भव ने देश में दलितों के बीच आत्मविश्वास और गौरव का भाव जगाया। सुश्री मायावती के नेतृत्व में समाज के गरीब वर्ग ने यह अनुभव किया कि अब उनके स्वाभिमान की रक्षा हो सकेगी। इसके बाद विद्यार्थियों आता है आरक्षण की राजनीति। डॉक्टर अंबेडकर ने जिन्हें दलितों का मसीहा कहा, डॉक्टर अंबेडकर जिसे दलितों का मसीहा कहा जाता है, आरक्षण के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे। वे आरक्षण को बैसाखी मानते थे। उन्होंने संविधान में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण इस प्रावधान के साथ स्वीकार किया कि 10 वर्षों के बाद वे समाप्त हो जाएगा। पर चुनावी राजनीति ने ऐसा रूप धारण कर लिया कि हर 10वें
सर्वसम्मति से आरक्षण और 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाता है। आरक्षण नीति के निम्नलिखित परिणाम निकलते हैं। पिछले कुछ वर्षों से आरक्षण सीमा को और आगे बढ़ाने की होड़ सी लग गई। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने 2004-2009 में जारी किए गए अपने चुनावी घोषणा पत्र में दलित ईसाइयों को भी आरक्षण देने की बात कही। 2006 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण देने का फैसला भी किया। इस मुद्दे पर विवाद अभी खत्म ही नहीं हो पाया था कि समाजवादी पार्टी ने एक नया मुद्दा उछाल दिया। 25 जून 2006 को पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव ने यह कहा कि लोकसभा और विधानसभा में आबादी के अनुपात में पिछड़ों और मुसलमानों के लिए सीटें आरक्षित की जाएंगी। दूसरी बात देखें तो जातीय विद्वेष के कारण राजनीति में उग्रता और हिंसा की घुसपैठ हो गई और असामाजिक तत्वों की मदद से राजनीतिक नेता अपनी अपनी शक्ति दिखाना चाहते थे। राजसत्ता की चाह में राजनेताओं ने ऊपर से नीचे तक असामाजिक तत्वों से गठबंधन कर लिया। यहाँ तक कि जाति पर आधारित निजी सेनाएं मौजूद हैं जो चुनावों के मौके पर एक दूसरे का खून बहाती हैं। तीसरी बात आती है इसके अंतर्गत सवर्णों यानी उच्च जातियों और दलितों के बीच जो टकराव है। दलितों के मन में पिछड़ी और मंझली जातियों के प्रति भी बड़ा रोष है। जहां तक मंझली जातियों और दलितों को इकट्ठा करने की सोच का सवाल है विद्यार्थियों, उसकी सबसे बड़ी कमी यही है कि वह सामाजिक सच्चाई से दूर है। प्रोफेसर विपिन चंद्र के शब्दों में हम बात करें तो भारत के ज्यादातर हिस्सों में, खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार के कुछ हिस्सों में भूस्वामी पिछड़ी जाति के हैं और इसलिए ग्रामीण इलाकों में दलितों का संघर्ष पिछड़ी जाति के भूस्वामियों और मध्यम वर्ग से है। यह तकरीबन 3 दशकों से चल रहा है। इसलिए सामाजिक न्याय के नाम पर दलित और पिछड़े वर्गों की संधि शुरू से ही संदेहास्पद रही है। चौथी देखें हम इसमें आरक्षण की राजनीति के अंतर्गत तो आरक्षण दलितों के बीच ही एक विशिष्ट वर्ग एलिट का निर्माण कर दिया है। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए जिस वर्ग को ये सुविधाएं उपलब्ध हैं वह आरक्षण की बैसाखी किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहता। इसलिए उनके नीचे का तबका कमजोर से कमजोर होता जा रहा है। मतलब एक जो तबका है इसमें पिछड़ी जातियों का वही फायदा उठा रहा है। उनसे जो निचला तबका है वो उसका फायदा, आरक्षण का फायदा नहीं उठा पा रहा है। पांचवी बात आती है आरक्षण की राजनीति में। डॉक्टर अंबेडकर ने जाति प्रथा की निंदा की थी। उनके अनुसार जाति भावनाओं से आर्थिक विकास रुकता है, असामाजिक भावनाएं पैदा होती हैं। डॉक्टर लोहिया ने भी कहा था जाति तोड़ो। लेकिन जब देश के सभी दल और नेता जातीय मनोभावों से ग्रस्त हो तो जाति या वर्ण के विरुद्ध संघर्ष कौन करेगा? किस प्रकार से जाति तोड़ी जा सकेगी? जाति संरचनाएं तो जो पहले भी कमजोर नहीं थी, देखते देखते ज्यादा मजबूत होती चली गई और टिकाऊ भी बन गई। जातीय राजनीति के अंतर्विरोध को हम देखें तो विपिन चंद्र के शब्दों में दलितों की सत्ता का नारा एकदम बोगस है। दलितों को अभी सबसे ज्यादा जरूरत है रोजगार की, शिक्षा, स्वास्थ्य की। सामाजिक न्याय के तथाकथित पैरोकारों ने अभी तक इस दिशा में कुछ कदम नहीं उठाया है। कुछ दलित विधायकों और नौकरशाहों के बल पर सामाजिक बदलाव नहीं आ सका है। दलितों और पिछड़ी जातियों में कुछ करिश्माई नेता विद्यमान हैं, सिद्धांतों के बजाय वे वाक्पटुता में विश्वास रखते हैं, अर्थात शब्दों के आडंबर से अपने अनुयायियों को खुश रखते हैं। ये सालों तक अपने अपने राज्यों का शासन करते हैं। दुर्भाग्य की बात यह है विद्यार्थियों की, उन्होंने कभी भी यह महसूस नहीं किया कि वे पूरी तरह असफल है और उनका प्रदेश संकट की स्थिति से गुजर रहा है। विद्यार्थियों, संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि आरक्षण की बैसाखी का अनंत काल तक जिंदा रहना एक स्वस्थ समाज का लक्षण नहीं है। यदि आरक्षण समाप्त हो जाए तो प्रतिस्पर्धा का दायरा बड़ा हो जाएगा। एक बड़े दायरे में अपना स्थान बनाने के लिए प्रतिभा और दक्षता की आवश्यकता होगी, जिसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा। डॉक्टर अंबेडकर ने भारत के बारे में यही सपना देखा। मूल संविधानों में सिर्फ दलितों यानी अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। अगस्त 1990 में भारत सरकार ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों ओबीसीज को भी नौकरियों में 27% आरक्षण देने की घोषणा कर दी है। इस संबंध में एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि संविधान निर्माताओं ने आरक्षण व्यवस्था को काल बाध्य टाइम बाउंडेड रखा था। वे 10 वर्षों के अंदर सामाजिक आर्थिक विषमताएं मिटा देना चाहते थे। 1950 से आरक्षण लागू हुए, परंतु आज तक एक भी जाति को आरक्षण की सूची से बाहर नहीं किया गया है। ये रियायतें अगले 50 वर्षों से भी
50 वर्षों में भी समाप्त नहीं होंगी। आरक्षण को लेकर निहित स्वार्थ विकसित हो गया है। क्या हमें इस बात पर सहमत नहीं होना चाहिए कि आरक्षित वर्गों के जो लोग संपन्न और सक्षम हो गए हैं, वे आरक्षण के दायरे से बाहर कर दिए जाएं? प्रसिद्ध समाजशास्त्री प्रोफेसर थेरेलिथ उमन के शब्दों में, जो लोग आरक्षण का लाभ पाकर ऊपर उठ चुके हैं, उन्हें हिम्मत दिखानी होगी। आखिर उनका कोटा किसी अगड़ी जाति को तो जा नहीं रहा, फिर क्यों ने यह हक दलितों में भी दलित को मिले। मतलब दलितों के अंतर्गत भी जिनको आरक्षण मिल चुका है, उनके अंतर्गत उन व्यक्तियों को आरक्षण मिले जो अभी तक इसका फायदा नहीं उठा पाए हैं। विद्यार्थियों, इसके बाद हम बात करेंगे भारत में वर्गीय संरचना की। इस वर्गीय संरचना की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार एंड धन्यवाद।